हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। हालांकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स कई लोग जो है उसको सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ाते हैं, कई लोग इसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ाते हैं। कहीं भी पढ़ लो, पढ़ना तो है ही, है ना। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लो, चाहे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, चाहे इसको आप सॉलिड स्टेट में पढ़ लो, रहेगा तो वही सेमीकंडक्टर, है ना। तो हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब है, किस तरह के क्वेश्चन है बनते हैं उससे हमें मतलब है। अब चाहे इसे तुम सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ो, अब चाहे इसे तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ो। ये जो चैप्टर होगा बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, बनते भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं बनते, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, पर वन लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल अगर बन सकते हैं तो वो भी हम बात करेंगे, और किस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। थ्योरी मैंने ये पहले ही पूरी मेंशन कर ली है, क्योंकि अगर मैं थ्योरी आपको साथ में बोलते बोलते साथ में लिखूं तो उससे लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, और मेरे हिसाब से इतना लंबा चौड़ा लेक्चर आप देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप ये लेक्चर के बाद इसको डाउनलोड करके इसके डायरेक्ट पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, अगर आपको मेरी राइटिंग जो है वो समझ में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, एटम से ना। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी जो एटम है, एटम का एक कोर पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। एक कोर पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के जो है हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज है नहीं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। न्यूक्लियस जो है वो कौन सा चार्ज हो गया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर काटते रहते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिक्स ऑर्बिट में, है ना। फिक्स ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट्स फिक्स हैं, उसके अंदर चक्कर काटते रहते हैं, जिनका एनर्जी लेवल भी फिक्स होता है। किसी भी ऑर्बिट से जो एनर्जी है उसकी वैल्यू मेरे को पता करना हो तो ये हमने एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो है, यदि मैं निकालना चाहूँ, जो कि समेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का भी, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -13.6। -13.6, ये 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ एन को क्या है, क्वांटम स्टेट, है ना। एन कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन जो है वो क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ये कोई मैंने नई चीज नहीं बताई है, ये मेरे समझ में आप सभी लोगों को पता होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एन की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और उसके अलावा जो एनर्जी की वैल्यू होती है एक एटम के जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, या एक ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो उसकी अगर एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे हिसाब से सबको पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आप यूनिट के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, अभी भी मैंने बोला। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली होता क्या है कि मेरे पास, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, मैंने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में एक लगा हुआ है कैपेसिटर, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी की वोल्टेज जो है 1 वोल्ट है। कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी दो प्लेट है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स को मैंने एक वैक्यूमाइज्ड ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया। इसके अंदर रख दिया, वैक्यूमाइज्ड ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने इस कैपेसिटर को बंद कर दिया, यानी कि मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और जब मैं वोल्टेज 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में उनको कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, है ना, यहाँ से ए प्लेट से और बी प्लेट तक जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस पार करेगा, वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को पार करेगा। हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर कि W इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू वी, है ना। कि एक इनफाइनाइट से किसी जो चार्ज को आप किसी एक पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, वहां से वहां तक लाने में किया गया काम जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल वर्क। इसी तरह से यहाँ से हम किसी चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को ए प्लेट से लेके बी प्लेट तक के लेके जाएंगे, तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया कितना, 1 वोल्ट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन
इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो एनर्जी है या वर्क है उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। उस चार्ज को मैंने लिख दिया किससे, क्यू, मॉड ऑफ क्यू से, और पोटेंशियल को वी से। जो चार्ज है उसका बेसिक मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं, 1 वोल्ट का। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कूलम वोल्ट है डिफाइन हो गया जूल से। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे डिफाइन हो जाता है, ये डिफाइन हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब एक और चीज, यहाँ से यहाँ जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड कब बढ़ेगी, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंडिकेट्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, क्यू वी के इक्वल लिख सकता हूँ, और आपने लिखा भी है ऐसा। तो यहाँ से हमारे पास वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2qv अपॉन एम, √2qv अपॉन एम, जहाँ एम क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत बेसिक सा टर्म आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसकी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। जैसे एक ऑप्शन दे दिया, इट इंडिकेट्स गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि इट इंडिकेट्स द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू 1 पोटेंशियल डिफरेंस, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, वीटी से। वीटी स्टैंड्स फॉर थर्मल वोल्टेज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के बार टी अपॉन क्यू। के बार क्यू लिखा है मैंने, अभी हम बात करेंगे। तो के बार टी अपॉन क्यू, यहाँ जो टी है वो है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर लिया जाता है हमेशा केल्विन में। जो के बार है, ये के बार है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने ले रखी है जूल पर केल्विन में। के बार, इसकी वैल्यू हमने ले रखी है जूल पर केल्विन में, और इसको जो वैल्यू है वो आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 1 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्यू जो है वो चार्ज है। यहाँ जो के बार लगा के इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार के की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में भी ली जाती है। जब इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में हमें लिखनी हो तो वो कैसे लिखी जाती है, के इक्वल्स टू के बार स्क्वायर अपॉन क्यू। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट केल्विन में जब हमें लिखना होता है तो 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इसकी वैल्यू आती है। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, थर्मल वोल्टेज की, तो यहाँ पर मैं के बार और टी की वैल्यू या के बार और क्यू की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा टी अपॉन 11600, टी अपॉन 11600। ये बार यहाँ स्क्वायर हटाओ, ये स्क्वायर नहीं है, ये बार अपॉन क्यू आएगा। तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी टी अपॉन 11600, यानी कि 11600 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, थर्मल वोल्टेज का। अब टेम्परेचर अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन टेम्परेचर लेता हूं तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो थर्मल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब हो गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज क्या है, 0 है। और अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, रूम टेम्परेचर जनरली होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर जनरली होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको आप 300 केल्विन लिखेंगे। और यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Vt इक्वल्स टू 300 अपॉन 600, यानी कि 11600। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा 0.0258 वोल्ट। इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 25.8 मिली वोल्ट। ये लगभग इक्वल होगा 26 मिली वोल्ट के। ये दोनों चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, पहला। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि थर्मल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फिर आपको एक कोई टेम्परेचर दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपसे थर्मल वोल्टेज की वैल्यू पूछी जाती है, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, जैसे कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 300 केल्विन रखा जाता है। और यदि हमें किसी क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हमें कितना लेना है, 300 केल्विन लेना है, क्योंकि 0 केल्विन जैसे ही लोगे तो वो एब्सोल्यूट जीरो की कंडीशन हो जाएगी। और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है थर्मल वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म आता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड को हम समझे उसके पहले हम ये जान लें कि 2 बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड।
वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो उस बैंड को नाम दिया जाता है वैलेंस बैंड। उस बैंड को क्या नाम दिया जाता है? वैलेंस बैंड। फिर दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड होता है? जिस बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया आवारा इलेक्ट्रॉन्स। आवारा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम मतलब जो आउटर मोस्ट सेल से निकल के और वो फिर बाहर घूमते रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आवारा तत्व जो होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो दो तरह के बैंड बनते हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है? ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर अपने माँ-बाप का कब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं। है ना? तो इनकी जो एनर्जी है वो स्टेबल स्टेट में है। ये स्टेबल स्टेट में मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके पास नहीं है, मिनिमम एनर्जी है, तो यहाँ से टूट के ही नहीं जाएँगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा यानी कि जो उत्पाती हो जाते हैं। उत्पाती हो गए तो वो यहाँ से टूट कर जाएँगे, डेफ़िनेटली जाएँगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। ये तो जो है यूनिवर्सल कांसेप्ट है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा दंगा मचाएगा, चाहे वो किसी भी फ़ॉर्म में हो, तो वो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि पेरेंट्स के कब्ज़े से वो निकल के बाहर जाएगा। पेरेंट्स के कब्ज़े से बाहर निकल के बाहर जाएगा, तो ये हो गया फ्री। ये फ्री हो गया तो इसको नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में जाकर रुकते हैं उसको हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड को शॉर्ट में लिखा जाता है वीबी, और कंडक्शन बैंड जो है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है सीबी, या ऐसे भी लिख सकते हैं वी के सबस्क्रिप्ट में लगा दिया बी और सी के सबस्क्रिप्ट में लगा दिया बी। अब इन दोनों को जब हम एक डायग्राम के ऊपर शो करते हैं, तो इस तरह से इनको एक डायग्राम पे शो किया जाता है, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होता है और वैलेंस बैंड हमेशा नीचे की तरफ होता है। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप, है ना? इस गैप को नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप को नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको नाम दिया जाता है बैंड गैप। ठीक है? इसको नाम दिया जाता है बैंड गैप। तो ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप के अंदर कोई भी क्वांटम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप इज दैट एनर्जी बैंड गैप इन विच क्वांटम स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसके अंदर क्वांटम स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। द रीजन नॉट कंटेनिंग एनी क्वांटम स्टेट इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। तो इसके बीच में कोई भी जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये जो बैंड गैप है, ये जो बैंड गैप है, इसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका मैटर का, या कि किसी भी मेटल का जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है, यदि ये बैंड गैप Eg की वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा हो, यदि ये जो बैंड गैप है इसकी वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। यदि ये बैंड गैप की वैल्यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है, यदि ये बैंड गैप की जो रेंज है, एनर्जी बैंड गैप की जो रेंज है, वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है, तो ऐसा जो मेटल है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और यदि ये जो एनर्जी बैंड है इसकी वैल्यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाती है, देन उस केस में हम इसको नाम देते हैं कंडक्टर। तो एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक हो गया इंसुलेटर, एक हो गया सेमीकंडक्टर और एक हो गया कंडक्टर। इंसुलेटर मींस जहां पर 5 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी है, सेमीकंडक्टर मतलब 0.1 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्टर मींस जहां पर जो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। ये एक टेबल सी बनी हुई है, इस टेबल को देखो ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने जर्मेनियम और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिकॉन। ये मैंने जर्मेनियम सिलिकॉन ही इसलिए लिखा है क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इन दोनों ही जो सेमीकंडक्टर है इनका यूज होता है, तो इनके बारे में ही हम बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है EGO, EG का मतलब है फॉरबिडन एनर्जी या बैंड गैप या बैंड एनर्जी। तो EGO या EG नॉट इसका मतलब है कि 0 केल्विन के ऊपर बैंड एनर्जी, और EG 300 इसका मतलब है 300 केल्विन के ऊपर बैंड एनर्जी। जर्मेनियम के लिए जब आप देखते हो तो 0 केल्विन पर इसकी जो एनर्जी है वो है 0.785, जबकि आप 300 केल्विन पर जर्मेनियम के लिए देखते हो तो इसकी एनर्जी है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी बैंड जो है वो कम हो रहा है, एनर्जी बैंड क्या आ रहा है, घट रहा है। इसी तरह से आप सिलिकॉन के लिए जब देखोगे
तो सिलिकॉन के लिए भी 0 केल्विन पर जो बैंड एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे ही इसको आप 300 वोल्ट करते हैं, 300 केल्विन करते हैं सॉरी, तो उस केस में बैंड एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है ना। ये कम क्यों हो रही है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है उनके अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं और वो वैलेंस बैंड से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में भागते हैं, तो उनके बीच का गैप जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मोटा मोटी हमें एक चीज पता लग रही है कि जो बैंड एनर्जी है वो टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है। बैंड एनर्जी टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरबिडन एनर्जी जो है या जो बैंड एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे बैंड एनर्जी या फॉरबिडन एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। आगे चलते हैं। तो ईजी एट एनी टेम्परेचर, किसी भी जनरलाइज फॉर्म में अगर मेरे को जो बैंड एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है टेम्परेचर के साथ, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ईजी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ईजी नॉट माइनस बी नॉट टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जो ईजी नॉट है ये क्या है, 0 केल्विन के ऊपर बैंड एनर्जी, बी नॉट जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है, बी नॉट जो है वो क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है, ये बी नॉट है, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, और ये टेम्परेचर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेम्परेचर हमें किस में लेना है, टेम्परेचर हमें लेना है केल्विन में। अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करूं तो जर्मेनियम के लिए अगर मैं ईजी का फॉर्मूला लिखूं, ये फॉर्मूला को चेंज करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा, हमने देखा कि 0 केल्विन पर जर्मेनियम के लिए जो बैंड एनर्जी थी वो थी 0.785, और अगर मैं बात करूं बी नॉट की वैल्यू जर्मेनियम के लिए, तो बी नॉट की वैल्यू जर्मेनियम के लिए जो होती है वो होती है 2.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, 2.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, है फिक्स वैल्यू है ना। और सिलिकॉन के लिए ये कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4, जबकि सिलिकॉन के लिए 0 केल्विन के ऊपर जो बैंड एनर्जी है वो 1.21। तो यहाँ पर ये हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए दोनों के लिए ईजी की वैल्यू देख ली, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी या बैंड एनर्जी की वैल्यू देख ली। अब जिस भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ईजी की वैल्यू ज्यादा होगी, ईजी मतलब फॉरबिडन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी जिस भी सेमीकंडक्टर के लिए, वो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लिए यूज किए जाते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे मटेरियल ना, द सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर विच फॉरबिडन एनर्जी इज लार्ज इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, स्विचिंग एप्लीकेशन, और कोई दो ऑप्शन डाल देंगे, तो जिनके लिए फॉरबिडन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी उनको हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। फिर अब हम अलग अलग करके बात करते हैं। एक बार हम मेटल के लिए ईजी की बात करेंगे, एक बार हम सेमीकंडक्टर के लिए बात करेंगे, और एक बार इंसुलेटर के लिए बात करेंगे। साथ ही साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज है या जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर मेटल के लिए जो एनर्जी जो बैंड गैप है, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, उसके दो डायग्राम बनाए हुए हैं। पहला वाला जो डायग्राम है वो 0 केल्विन पर है, और 0 केल्विन पर आप देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है बीच में। मतलब थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से यहाँ भाग जाएगा, या ऐसा कह लो कि दोनों बैंड एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाएंगे। और ये दूसरा वाला जो डायग्राम है ये है 300 केल्विन पर, ये कहाँ पर है, ये है 0 केल्विन पर, और ये कहाँ पर है 300 केल्विन पर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि रूम टेम्परेचर पर इसको लाए, तो ये दोनों जो बैंड है एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, जो मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमेशा अवेलेबल रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन हमेशा अवेलेबल रहता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं करंट के। 0 केल्विन पर भी यहाँ पर करंट का जो है वो कंडक्शन हो जाता है। 300 केल्विन यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो दोनों बैंड है एक दूसरे के अंदर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी। मेटल्स के लिए जो एक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है जिसको हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा, अल्फा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो मेटल्स के लिए ये जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके लिए मेटल के लिए, और मेटल के केस में ये पॉजिटिव रहेगा, है ना, ओनली मेटल्स के केस में ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पर मेटल्स के केस में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। हम यही तो देखते हैं, रेजिस्टेंस का जो मेटल के लिए रेजिस्टेंस होता है उसका टेम्परेचर के साथ
जो वेरिएशन आता है वो हम यही तो पढ़ते आए हैं आज तक कि आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ अल्फा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और मेटल्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि मेटल्स हैव विच काइंड ऑफ बॉन्डिंग, तो मेटल के अंदर इस तरह की बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। वहीं अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। फिर हमने कहा कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रहता है, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है मेटल के अंदर वो कितना होता है, 10 पावर 28 पर वॉल्यूम पर यूनिट मीटर क्यूब, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर 10 पावर 28 नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि टेम्परेचर से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर ये भी क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। फिर आगे आओ, इसकी तरह से जैसे हमने मेटल के लिए डिस्कस किया उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर का यहाँ पर बैंड डायग्राम दिखाया गया है, ये 0 केल्विन पर है और ये 300 केल्विन पर। 0 केल्विन पर आप देखेंगे तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। जब 0 केल्विन पर है तो कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपनी कोवेलेंट स्टेट में, यानी कि उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। और जो बैंड गैप है उसकी जो वैल्यू है वो अमूमन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रखी जाती है, परंतु ये वेरी करती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। 0 केल्विन के ऊपर जो करियर कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 है। 0 केल्विन के ऊपर करियर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है। यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। कंडक्टिविटी जो टर्म है वो हम आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए 0 केल्विन के ऊपर जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो क्या होती है, 0 होती है। उससे 0 केल्विन के ऊपर जो भी सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चालन नहीं हो रहा। चालन का मतलब कंडक्टिविटी नहीं है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि सेमीकंडक्टर के बीच जो जो एटम सेमीकंडक्टर के जो पार्टिकल्स हैं, जो उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेमीकंडक्टर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चल देते हैं वैलेंस बैंड से किधर की तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो वैलेंस बैंड के अंदर रह जाते हैं होल्स, और कंडक्शन बैंड के अंदर कौन आ जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने मेटल्स के केस में पढ़ा कि मेटल्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर और फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, NI स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। NI स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर का और टेम्परेचर का, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि NI प्रोपोर्शनल टू T पावर 3/2। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, है ना। इसी तरह से आपसे मेटल्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम फॉरबिडन एनर्जी की बात करें किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए उसकी जो फॉरबिडन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू क्या डिक्रीज करेगी, और ये पूरे सभी के लिए होगा, चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन हो। और किस रेट से डिक्रीज करेगी, 3.6 इंटू 10 पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। हमारे पास जो फॉर्मूला था कौन सा, वो हमने जो जनरलाइज करके ईजी का फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूला को मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो सिलिकॉन के लिए फॉर्मूला बना था 1.21 -3.6 इंटू 10 पावर -4 टी मतलब टेम्परेचर, और जर्मेनियम के लिए फॉर्मूला बना। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो एनर्जी गैप है सिलिकॉन के लिए वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, जर्मेनियम के कंपैरिजन। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज मोर इन कंपैरिजन विद जर्मेनियम। इसलिए जो सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है उसको हम हायर टेम्परेचर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है उसको हायर टेम्परेचर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि जर्मेनियम वाले को नहीं किया जा सकता। रीजन बीइंग कि जो एनर्जी गैप है जर्मेनियम का वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, सिलिकॉन के कंपैरिजन।
फिर आगे बात करें इंसुलेटर के लिए, तो इंसुलेटर के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसका बैंड गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात तो क्या हो गई, बॉन्डिंग जो होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि यहाँ मुश्किल से ही कंडक्शन होता है करंट का। चाहे आप नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पे बात करें, तो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पर भी यहाँ पर करंट का कंडक्शन मुश्किल से होता है, दोनों पॉइंट एक ही है। तो हमने यहाँ पर 3 अलग-अलग बातें की, एक बात की हमने मेटल के लिए, एक बात की हमने सेमीकंडक्टर के लिए, एक बात की हमने इंसुलेटर के लिए। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो उसके अंदर है आयोनिक बॉन्डिंग। फिर वापस से अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो मेटल का जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ-साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जबकि इंसुलेटर में इसका कोई रोल है नहीं। मेटल्स जो है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी और वेरी गुड कंडक्टर ऑफ करंट। जबकि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो 0 केल्विन पर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। इंसुलेटर में इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स भी देखे, जैसे कि हमने ये देखा कि जो सिलिकॉन है उसका बैंड गैप ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम, तो इसलिए सिलिकॉन को आप हाई टेम्परेचर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक अगला पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नया कोई टर्म नहीं, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। आप सभी लोगों ने इसके अंदर ईएमटी के अंदर पढ़ा है, या अपनी 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है। आपने ये रिलेशन देखा होगा कि V माइनस EDX, है ना। ये रिलेशन आपने देखा होगा, डेल्टा V माइनस ऑफ EDX। वही रिलेशन को वापस से यहाँ रख दिया, यानी कि हमने ये पढ़ा है कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही चीज वापस से लिखी हुई है कि पोटेंशियल को यदि आप डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस बोलूंगा वो ज्यादा सही रहेगा, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर से लिखते हैं। यहाँ dV का मतलब है एग्जिस्टिंग वोल्टेज और dx का मतलब है स्पेसिंग और डिस्टेंस। फिर अगर हम इसको और स्पेसिफाई करें तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने एक यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार ले लिया। यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार का मतलब है कि थॉरोली शुरू से लेके एंड तक जिसमें यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा बार। तो यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार ले लिया, 2 पॉइंट्स हैं A और B। x बराबर 0 है तो उस x बराबर 0 पर A की वैल्यू 0 है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, और x बराबर B पर वोल्टेज कितना हो रहा है, 1 वोल्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो 1 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है। ये जो x की जो वैल्यू है, यानी कि लेंथ हो गया, सेमीकंडक्टर का जो बार लिया है इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 1 म्यू एम हो गई। अब अगर मैं 0.5 म्यू एम पर, यानी कि इसके आधे पर मैं अगर क्या निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, वोल्टेज। तो क्योंकि यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार है तो आधे पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.5 वोल्ट, और आधी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 0.5 म्यू एम। म्यू है, म्यू का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसी तरह से आप x = 1 पे निकालेंगे तो भी वो कितना आएगा, 10⁻⁶। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 है कहां पर, x = a पर। जब a पर है तो x की वैल्यू 0 है, और a पर वोल्टेज भी क्या है, 0 है। a के ऊपर वोल्टेज भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर वो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि हम ये लिख रहे हैं कि dV/dx, तो जब मैं 0 पर निकालूंगा, 0/0 कौन सा फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर ये ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, ये यहाँ से चालू हो रहा है, ये यहाँ से चालू नहीं हो रहा, ये कुछ जगह छोड़ के चालू हो रहा है। ये इसलिए चालू हो रहा है क्योंकि जैसे ही आप dV की वैल्यू 0 कर रहे हो, x की वैल्यू 0 कर रहे हो, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट का फॉर्म है मतलब जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ग्राफ कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपको एक ग्राफ बना के दे दिया, इसी तरह का ग्राफ बना के दे दिया और इसके 2 वेरिएंट बना के दे दिए, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। सही कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर। मोबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि मोबाइल से वर्ड निकला है मोबिलिटी। मोबाइल का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो इतनी आसानी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन या होल
एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी को अगर हम फॉर्मूला वाइज अगर हम इसको डिफाइन करें, यानी कि मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि म्यू इक्वल्स टू होता है वी डी अपॉन ई। वी डी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से यूनिट इसकी जो बन जाती है वो बन जाती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अगर हम इसको सीजीएस में लिखना चाहे तो मीटर की जगह क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां से इसकी ये यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मोबिलिटी ये शो करता है कि कितनी तेजी के साथ या कितनी आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन या होल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जा सकता है। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि जो वेलोसिटी फोर्स की वजह से आई है, वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये हमेशा नॉर्मल वेलोसिटी से ज्यादा होती है ना। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी वैल्यू नॉर्मल वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होती है। यदि मैं मोबिलिटी की बात करूं जर्मेनियम के लिए, तो दो तरह की मोबिलिटी होती है, क्योंकि दो तरह के चार्ज कैरियर हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लिखूं जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को लिखा मैंने म्यू एन से, ये होती है 3800। ये याद करने के लिए नहीं, आपको कुछ बताने के लिए है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जर्मेनियम की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और होल्स के लिए इसकी जो मोबिलिटी है वो 1800 यानी कि 1800, ये होल्स की मोबिलिटी है। यदि यहां से आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इन दोनों का रेशो भी निकालो तो 2.1:1 आता है। सिमिलरली आप सिलिकॉन के लिए भी लिखते हैं, तो सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो 1300 है, और जो होल्स की मोबिलिटी है वो 500 है। इनकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड है। तो यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो एक चीज यहां से निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। फिर एक दूसरी चीज यहां से ये देखने को मिल रही है कि जो जर्मेनियम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो सिलिकॉन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से 3 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम मूव्स 3 टाइम फास्टर देन सिलिकॉन। सिलिकॉन में जितनी तेजी के साथ वो चल सकता है, जर्मेनियम में वो 3 गुना तेजी के साथ चलेगा। इसलिए जो जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर है उनको हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। फिर कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी जो जर्मेनियम की है वो कितनी, टेम्परेचर में यदि 1 डिग्री हम सेंटीग्रेड चेंज करते हैं तो जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी है वो 6% पर डिग्री इंक्रीज करती है। 6% पर डिग्री क्या करती है, इंक्रीज करती है। म्यू एन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो हमेशा होल के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल फास्टर एंड कंट्रीब्यूट मोर करंट देन होल। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज चलेंगे तो इनकी वजह से करंट जो है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू होल। जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर हैं वो यूज किए जाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। और जबकि सिलिकॉन के जो सेमीकंडक्टर हैं ये यूज किए जाते हैं स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए। इसके लिए यूज किया जाता है, स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सवाल ये है कि होल्स की डिक्रीज ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा डिक्रीज होगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक रिलेशन होता है सबसे पहले कि मोबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस एम, यानी कि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/t पावर m। म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/t पावर m। तो अगर मैं जर्मेनियम के लिए देखूं तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी जो m की वैल्यू है वो है 1.66, और जो होल्स है उनके लिए इसकी वैल्यू है 2.33। यानी कि होल्स के लिए टेम्परेचर की वैल्यू में ज्यादा चेंज आएगा तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, तो ये क्या होगी, कम हो गई, ये बहुत कम हो जाएगी, तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन्स में ये वैल्यू कम है, 2.33 के कंपैरिजन में तो कम ही है ऑलमोस्ट, ये होल्स वाला 2 गुना हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं होल्स के लिए लिखूं तो होल्स, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है 1/t,
जबकि लिए होल्स के लिए क्या हो रहा है, होल्स के लिए हो रहा है 1/√T²। होल्स के लिए क्या बन रहा है, 1/T² बन रहा है ना। होल्स के लिए ये क्या बन रहा है, T²। तो होल्स के लिए ये वाली वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी वैल्यू में ज्यादा होल्स के कंपेरिजन में कम चेंज आ रहा है। तो होल्स के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी मोबिलिटी तेजी से कम होगी इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा कम होगी, होल्स की कि इलेक्ट्रॉन्स की। तो होल्स की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा तेजी से कम होगी इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। रीजन क्या है वो आपने देख लिया। इसी तरह से आप सिलिकॉन के केस में देखेंगे तो सिलिकॉन के केस में भी होल्स की जो m की वैल्यू है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो दोनों ही केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो होल की मोबिलिटी ज्यादा कम होगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहां पर हमने देखा कि जो मोबिलिटी ऑफ जो चार्ज कैरियर है वो डिक्रीज कर रही है विद टेम्परेचर, और इसका जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर वेरिएशन है। नॉन लीनियर वेरिएशन क्यों है, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से बनेगा तो लीनियर ग्राफ तो बनेगा नहीं, तो यहां पर जो वेरिएशन होगा वो कौन सा होगा, नॉन लीनियर वेरिएशन होगा। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, फिर उसके बाद जर्मेनियम की मोबिलिटी ज्यादा होती है या जो सिलिकॉन है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है कि होल्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा मोबिलिटी कम किसकी होगी, होल्स की कम होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी। तो होल्स की मोबिलिटी ज्यादा कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम कम है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पूरा ही जो चैप्टर है इसमें मैंने आपको सारा पूरा जो ये वाला लेक्चर है इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी इसके आगे वाला जो लेक्चर है उसमें भी थ्योरेटिकल चलेगा, तो अभी बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा चलेगा इसमें, न्यूमेरिकल जैसे आएंगे वो भी मैं आपको कराने लगूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।